आखिर राजू को जरूरत क्या थी? सब कुछ उसका सही चल रहा था। जो सपना वो सूरत लेकर आया था वो धीरे धीरे सच हो रहा था। लेकिन उसकी उत्सुकता कहीं ना कहीं उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। क्योंकि जो वो चीज अपने साथ लेकर चल रहा था, जो भी उसको देखता बस उसको देखकर भाग जाता। जब भी उसको एहसास होता कि राजू उस चीज के साथ है, उस प्रेतनी के साथ है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता। अब यही उत्सुकता शायद राजू के मौत का कारण भी बन जाती। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे शायद राजू को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लेकिन ये चीज क्या थी? क्यों राजू उस चीज के पास खुद चलकर गया? किस्सा थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए अब जो भी आप कोई काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन ध्यान से जरूर सुनिएगा। अब शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशंस नहीं आपकी वीडियो के आते। हालांकि नोटिफिकेशंस की कोई खासा ज़रूरत रह नहीं जाती क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होती है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी आए, तो जो ये बेल आइकन प्रेस है इसको कर दीजिएगा। और साथ के साथ जब किस्सा खत्म हो जाएगा तो फीडबैक में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। राजू बेसिकली बिहार का रहने वाला है और बिहार में वो मिस्त्री का काम करता था। अब बिहार में जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ जो रहने वाले हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, उनका कितना ही गुजारा हो पाता है, इसलिए वो दूसरे राज्यों में जाते हैं। यही हाल शायद राजू का भी होने वाला था, क्योंकि शुरू शुरू में राजू को काफी काम मिला। वो मेहनती था, फुर्तीला था काम करने में, इसलिए उसको बड़ी जल्दी काम मिल जाता। लेकिन धीरे धीरे किसी की नज़र लग जानी या कुछ हो जाना ये तो नहीं पता था, लेकिन उसके अच्छा काम करने के बावजूद उसका काम घटता जा रहा था। पीछे एक परिवार था पालने के लिए, अब वो काफी उसके लिए मुश्किल हो चुका था। राजू थोड़ा सा दिमाग से काम लेने वाला इंसान था। उसको पता था कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इसलिए उसने पहले से प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि वो किसी बड़े शहर जाएगा। हो सकता है कि वो सूरत जाए, मुंबई जाए, या फिर पंजाब में लुधियाना जाए, या फिर कुछ ऐसे ही बड़े शहरों में जाए। ये उसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। और अपने जो इसके मित्र होते थे, जो बाहरी जगह पे यानी कि इन शहरों पे मजदूरी क्या करते थे, उनसे ये पूछता रहता था कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुल मिला के आखिर में इसको ये महसूस होता है कि सूरत ऐसी जगह है जहाँ पर उसका काम बन जाएगा। और उसने कुछ पैसे जोड़ लिए थे कि जब ये अपने घर को छोड़कर जाएगा और कुछ समय अगर उसको काम ना मिले तो घर का खर्चा भी थोड़ा सा चलता रहे और इसका वहाँ पर रहने का खर्चा भी चलता रहे। कुछ समय काम करने के बाद अब ये इतने पैसे कमा चुका था कि कुछ 5-6 महीने का ये अपना जैसे तैसे करके खर्चा कर सकता था। इसलिए फिर ये रुख करता है सूरत का। सूरत में इसके कुछ दोस्त थे। अब जब ये जाता है तो इसको काफ़ी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, ये जहाँ पर रह रहेंगे मुझे भी जगह दे देंगे, मैं किराया दे दूंगा। लेकिन जब वो जाता है, इसके दोस्तों ने मना तो नहीं किया था, लेकिन जब वहाँ के हालात देखता है तो ये सन का सन रह जाता है। एक छोटा सा कमरा, उसी कमरे में 7-8 लोग रह रहे थे और हालात बेहद खराब थे। राजू कम से कम यहाँ पर तो नहीं रह सकता था। इसलिए वो बातों बातों में बात करता है कि यार तुम्हें भी दिक्कत होगी तो मुझे कोई ऐसा घर ढूंढ दो, कोई ऐसा चाहे टूटा फूटा ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे, कोई बड़ा सा घर ले लेंगे जहां पर हम आराम से रह सकेंगे, थोड़ा सा काम ज्यादा चल पड़ता है तो। अब उसके दोस्त ढूंढना शुरू कर देते हैं और 2-4 दिन में उसको एक घर का पता लगता है। जो था तो बस्ती में ही था, मतलब अब कोई इतना हाई फाई तो बेचारा कर नहीं सकता था अफोर्ड। लेकिन वो ना घर जब देखता है उसको कुछ अजीब सी वाइब आती है पहले। हालांकि ये घर की अगर मैं थोड़ी सी आपको रूपरेखा बताऊं तो ये घर जो था एक सिंगल स्टोरी रूम था। और बिल्कुल जो घर है उसके पास एक बड़ी खाली सी जगह बनी थी, जो उसको तब समझने लगी पर इसको बाद में पता लगता है। और दो चीजें, जो घर के ऊपर एक इमारत थी वो ऐसा था कि जैसे आगे जो कमरा है और उसके पीछे छोटा कमरा है। मान लीजिए कि 10 बाय 10 का नीचे वाला कमरा होगा और ऊपर वो होगा तकरीबन 6 बाय 6 का। इस तरीके का छोटा सा कमरा था। ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ऊपर अगर इमारत हो तो आसपास सीढ़ी तो है ही नहीं। ये सोचता, पता नहीं यार
किस बेकार मिस्त्री ने काम किया। ये भी दूसरे भी इसमें थॉट आता है कि हो सकता है कि ये भाई किसी ने सोचा होगा कि दो जो टेम्परेरी सीढ़ी होती है उसको लगा के चला जाएगा। खैर ज़्यादा सोचता नहीं है। जो रेंट था उसका काफ़ी वाजिब था। हालांकि घर की दशा इतनी कुछ अच्छी थी नहीं, लेकिन गुजारे लायक तो थी। अब राजू बहुत खुश होता है कि चलो भाई सुकून से कम सोऊंगा, काम ढूंढना शुरू करूंगा और उसके बाद जब थोड़ा बढ़ जाएगा फिर देख लेंगे। लेकिन शायद राजू ये समझ रहा था कि उस सारे छोटे से घर में वो अकेला था, ऐसा उसको लग रहा था। रात के समय में राजू सो रहा होता है और उसको अपने जहाँ पर ये लेटा हुआ था उससे ऊपर की छत में एक बड़ा ही अजीब से तरीके का साउंड नॉइस सुनाई देता है, जैसे बड़े कुछ शिद्दत से उस जो छत है उसको नाखूनों से रगड़ रहा है। यानी कि वो शायद उस छत को चीर कर नीचे आना चाहता है या फिर आना चाहती है। राजू बड़ा परेशान हो रहा था। अब वो बड़े गुस्से में ना बाहर की तरफ जाता है। वो देखता है कि शायद कोई जानवर ना हो, बिल्ली बुल्ली वगैरह ना हो। तो वो देखेगा कैसे, ऊपर तो एक इमारत बनी हुई थी। तो इसको लगता है कि भाई ऊपर कोई रह रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, सीढ़ी तो कोई है नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है ऊपर। तो जो वो आवाज़ थी ना वो टॉलरेट नहीं की जा सकती थी एज पर राजू, बहुत ज़्यादा तेज थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से रगड़ कर फर्श को फिर उसके बाद भागता बहुत तेज तेज। तो ये थोड़ी सी आवाज भी लगाता है कि कौन है ऊपर, और कोई दूर से पत्थर वगैरह भी मारता है कि अगर कोई बिल्ली वगैरह कोई चीज होगी, ऐसी चीज होगी तो भाग जाएगी। लेकिन इसको ना महसूस होता है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं है, कुछ जानवर वाला सीन है नहीं है। अब राजू दोबारा से आके लेटता है बेड पर और कुछ समय बाद फिर से वही आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और राजू को बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है, मैं तो मतलब परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। खैर कुछ समय तक राजू सहता रहता है, लेकिन अब काम उसको मिल चुका था। उसकी वजह से थकावट थी, थकावट की वजह से उसको नींद आ जाती है। जैसे तैसे करके ये अपना वो टाइम गुजार लेता है। अब ये सोचता है कि मैं मकान मालिक को फ़ोन करके पूछूं। मकान मालिक भी कह सकते हैं कि वो भी इनकी ही कम्युनिटी से था। वो कभी बहुत पहले समय सूरत आया था और उसने छोटी सी जगह बनाई थी। अब वो जैसे ठेकेदारी वगैरह का काम कर रहा था, तो ये उसके लिए जगह ऐसी थी कि चलो भाई आप हमारे बिहार से आए हैं तो चलो औने पौने दाम में रेंट पे आपको दे दी। शायद ये जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको इसलिए भी मिल जाती है कि इन्होंने मेंशन हल्का सा किया था कि एक ही गांव से थे, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब अगले दिन राजू एज यूजुअल जब जाता है, जाने से पहले एक बार घर को अच्छे तरीके से देखता है कि कोई रास्ता है ऊपर जाने का, लेकिन था नहीं। अब वो घर था कि उस घर के आसपास कोई घर नहीं था, मतलब दूर दूरी पर थे, आसपास भी प्लॉट था, पीछे भी खाली था। और जो पीछे की जगह थी वहां पर क्या था कि बिल्कुल जैसे ग्राउंड फ्लोर की दीवार है और उसके ऊपर की दीवार है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सपाट थी। तो इतनी ऊंची दीवार पर चढ़ा नहीं जा सकता था। खैर अब राजू काम करता है सारे दिन और भूल जाता है इस बात को। अब अगली रात जब राजू लेटता है तो उसको पहले तो काफ़ी आवाज़ें फिर से आती है, लेकिन थकावट होने के कारण उसको होता है कि भाई मैं अब मतलब नींद आ जाती है, गहरी नींद में सोता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब उसकी जाग खुलती है ना, उसको उसकी जाग के क्यों खुलती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पर कंकर पत्थर गिर रहे हैं छत से। तो अचानक से जब उसकी जाग खुलती है वो देखता है कि धीरे धीरे नाखून जो हैं कोई खुरच खुरच के अंदर की तरफ आ रहा है, और अचानक से छत फटती है और जो वो शक्ल देखता है, एक ऐसी चुड़ैल, एक ऐसी पिशाचनी। शायद इनका कहना है कि गांव में जब ये बच्चे होते थे इनको डराया जाता था कि जंगल की तरफ नहीं जाना, शाम के समय में नहीं खेलना, चुड़ैल आ जाएगी। और शायद जिसकी परिकल्पना कभी इन्होंने की भी नहीं थी उससे भी कहीं गुना बदतर उसकी शक्ल थी। और वो सीधा इन पर झपट्टा मारती है और जैसे ही इन पर गिरती है अचानक से इनकी जाग खुलती है। अब छत की तरफ ध्यान जाता है, छत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आवाज आ रही थी। ये बहुत ज्यादा डर चुके थे, इनको लग रहा था कि हो ना हो ऊपर कुछ ऐसी शक्ति है जो शायद कुछ ही समय में नीचे की तरफ आ जाएगी। इसलिए डर के मारे जल्दी से घर के बाहर जाते हैं, देखते हैं कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऊंची ऊंची दीवारें थी। ये डर चुके थे, आज की रात इनको नींद नहीं आती और ये सोचते हैं कि ये मकान मालिक से बात करेंगे। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अब कुछ दिन तो मुझे हुए हैं आए को, और मैं भाई अगर ऐसी बात करूंगा तो मकान मालिक कहेगा भाई देख ले कहीं और देख ले, और मेरे पास अभी फिलहाल रहने के लिए कुछ है नहीं। अब अगले दिन ये जब काम करके आते हैं ना,
अब मैं उस खाली जगह की बात करता हूँ, वो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि शायद 2 या 3 फीट की एक सेपरेट जगह थी। उसके आगे कुछ रखा हुआ था, टीन जैसा रखा हुआ था। तो ये थोड़ा-सा जल्दी आ चुके थे और ये सोचते हैं कि थोड़ी-सी सफाई वगैरह कर ली जाए। क्योंकि इनका थोड़ा-सा ये भी था कि क्यों ना मैं ऊपर जाके देखूँ कि ऊपर है क्या? लेकिन ऐसा था कि सीढ़ी तो कोई थी नहीं, तो फिर ऊपर चढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो वैसे ना ये जस्ट टीन को पीछे करते हैं। अब इनको बड़ा छोटा-सा मतलब हो सकता है कुछ 4 बाय 3 का एक छोटा-सा दरवाज़ा दिखाई देता है। ये हैरान रह जाते हैं कि ये क्या चीज़ है? अब ये दरवाज़े की तरफ झाँक के देखते हैं तो इनको सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बेसमेंट होगा। अब ये फ़ोन करते हैं मकान मालिक को कि भैया मैं तो ऐसे थोड़ी साफ-सफाई कर रहा था, तो एक आपके वो नीचे तहखाना भी है? तो ये कहते हैं हाँ, 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 वो छोटा-सा बड़ा नहीं है, वो होगा कुछ 4 बाय 4 का होगा, छोटा-सा स्टोर है। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ पर हाँ, सामान पड़ा है, तुझे कुछ चाहिए होगा तो उठा लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं है, बर्तन है कुछ और छोटी-मोटी कुछ चीज़ें हैं, बस यही है और अगर तुझे उसमें से कुछ चाहिए होगा तो उठा लेना। अब ना ये थोड़ा-सा हो जाते हैं कि भई सामान की तो मुझे ज़रूरत है, तो जो वो ताला लगा हुआ था, ये कहते हैं कि भैया वो ताला लगा कहते तोड़ दे भई, नया लगा देना, छोटा-सा ताला, ताली जैसी होती है छोटी-सी, वो थी। तब ये ताला तोड़ते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे पुराने, कभी उस उनके रहे होंगे जो रहते थे, तो उन्होंने फिर जब अपना ले लिया मकान वगैरह तो ये उनके काम का नहीं होगा। टूटी-फूटी कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें पड़ी थी, एक टेबल फैन पड़ा था जो इनके काम आने वाला था और एक फोल्डिंग लैडर पड़ी थी। फोल्डिंग जो होती है स्टील की या एल्युमिनियम की शायद बनी होती है, जो इनके काम आने वाली थी। क्योंकि ये ऊपर जाकर देखना चाहते थे कि आखिर है क्या। अब जल्दी फ्री हो चुके थे। ये उस लैडर को सबसे पहले बाहर निकालते हैं क्योंकि फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा काम की चीज़ तो वही थी। क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 4 बाय 4 का कमरा हो और वो भी ऊंचाई में भी मतलब बहुत कम था, कुछ शायद मुश्किल से 6 साढ़े 6 फीट का। वहाँ तो लैडर होनी होने का कोई चांस ही नहीं बनता, लेकिन फोल्डेबल थी तो नेचुरली बात है। अब ये खुश हो जाते हैं और अब ये लैडर लगाते हैं घर के बाहर की तरफ और जल्दी से छत पर चढ़ते हैं। अब ये छत पर जब जाते हैं ना तो ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके के ऊपर बनतर बनी हुई थी इनको समझ नहीं आ रही थी। अब मिस्त्री है, मिस्त्री को तो 2 मिनट में नक्शा समझ आ जाता है, इनको समझ नहीं आ रहा था वो बनतर कैसी थी कि सारा घर जो था वो तकरीबन जैसे मैंने कहा कि 10 बाय 10 के आसपास का होगा। अब ऊपर क्या था, ऊपर शायद 1 या 2 फुट की एक खाली जगह थी, उसके बिल्कुल पास ही एक छोटी-सी सीढ़ी बनी हुई थी जो इनको वहाँ देखने से नज़र नहीं आ रही थी बाहर से। अब आगे 2 कमरे बने हुए थे, एक सीढ़ी बिल्कुल जैसे खड़ी तौर पर ही ऊपर जा रही थी, इतना ही कम एंगल पर थी। उसके पास एक कमरा बना हुआ था और फिलहाल जो अगला कमरा था वो उनको बाद में नज़र आना था क्योंकि ऊपर छत ही नहीं थी। अब ये ना अपना माथा पीट लेते हैं कि किस बेवकूफ़ मिस्त्री ने सीढ़ी बनाई है, ऊपर तो छत ही नहीं है। अब जब ये ऊपर जब चढ़ते हैं ना इनको 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये नज़र आता है कि जो पहला कमरा है उस पर भी छत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दूसरा कमरा है ना उसकी जो दीवार है वो थोड़ी-सी ऊपर है, यानी कि उस सीढ़ी से वहाँ पर झाँका नहीं जा सकता कि उसके नीचे क्या है, और आवाज़ वहीं से आती थी। उस कमरे के बाहर का जो दरवाज़ा था वो लोहे का बड़ा-सा दरवाज़ा था, जैसे कि पता नहीं कोई कितनी महँगी चीज़ रखी होगी, हालाँकि छत है ही नहीं तो महँगी चीज़ क्या रखी होगी, और उस पर एक बहुत ही बड़ा-सा ताला लटका हुआ था। अब जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जहाँ पर वो मैंने कहा कि वो इलाका था वो कुछ होगा एरिया कुछ 5 बाय 5 का, छोटे-छोटे कमरे थे, पता नहीं क्यों बनाए थे, किस वजह से बनाए थे, इनको तो कुछ समझ ही नहीं लग रही थी। पहला कमरा वही 4 बाय 4 जितना स्टोर का था, दूसरा 5 बाय 6 या कुछ इस तरीके का होगा। तो ये सोच रहे थे कि भई ये सीन क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं लग रहा कि भई ये एक तो 2 कमरे आगे-पीछे की तरफ बनाए हुए हैं। दूसरा दूसरे कमरा जो मेरे सामने है, जहाँ पर मैं झाँक कर देख नहीं सकता क्योंकि उसकी दीवार और ऊँची है और छत किसी पर भी नहीं है। इतनी अजीब बनतर इनको समझ ही नहीं लग रही थी। अब ये बड़ी हैरानी से नीचे की तरफ आते हैं कि भई ये चीज़ क्या है, और ये ताला जो ये वाला दरवाज़ा था यानी कि मेन था डोर, उस पर भी ताला लटका था, हल्का-सा ताला लटका था, उसको तो ये फाँद भी सकते थे क्योंकि सीढ़ी सीढ़ी से नीचे जा सकते थे, लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि क्यों ना मैं जो फ़ोल्डेबल है उसको लेकर जाऊँ, लेकिन वो भी उसके मुकाबले छोटी थी क्योंकि दीवार काफ़ी ऊँची थी, वहाँ से भी नहीं जाया जा सकता था। अब इनकी इच्छा अधूरी रह जाती है कि थोड़ा बहुत तो मुझे पता लग गया है कि किसी बहुत ही पागल मिस्त्री ने ये सारी कारीगरी की है,
लेकिन भाई मेरा तो फिर वही रह गया कि मैं अब कैसे पता लगा सकूंगा कि यहाँ से आवाज़ किस चीज़ की आती है। जितना इनको देखने में लग रहा था उस हिसाब से किसी भी तरीके से ये लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई आ सकता है यहाँ से, यहाँ कोई जा सकता है, ना ही इंसान ना ही कोई जानवर। खैर ये उतरते हैं नीचे, फिर उसके बाद स्टोर में जाते हैं। स्टोर में फिर थोड़े बहुत बर्तन देखते हैं, उसको ऊपर लेकर आते हैं। फैन वगैरह देखते हैं, उसको ऊपर लेकर आते हैं। और जो भी लेकर आते हैं मालिक को बता देते हैं, मकान मालिक को, कि ये चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे काम की नहीं है, जितनी दिन इस्तेमाल करना है, जितने दिन रहना है, जब जाना होगा तो जाना, नहीं तो ले जाना, कोई बात नहीं। अब ना सब कुछ इनका ठीक चल रहा था, काम भी इनका ठीक चल रहा था, अच्छी इनको इनकम हो रही थी, घर भी भेज रहे थे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं आते ही मुझे काम मिल जाएगा। तो इनका जो बैकअप था वो बैकअप एज इट इज़ चल रहा था इनका। दिक्कत ये आ रही थी कि जो रात के समय में इनको आवाज़ आती थी उससे ये किसी भी तरीके से बच नहीं पा रहे थे, और ऊपर से भयानक सपने। अब ऐसा भी नहीं था कि मकान मालिक ने कहा होगा कि छत पर मत जाना, कुछ ऐसा है, वो भी किसी तरीके की कोई बात नहीं थी। कुल मिला के ये बस असमंजस में पड़े हुए थे कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं छोड़ भी नहीं सकता, इतना अच्छा है। मैंने देख लिया हाल, मेरे जो मित्र हैं एक ही कमरे में, छोटे 6x6 7x7 के कमरे में, 8x8 के कमरे में, जितना भी होगा वहाँ पर ये सारे लदे पड़े होते हैं। वहाँ तो भाई सोना क्या मरना है उससे अच्छा होता है। अभी तो गर्मियाँ इतनी नहीं थी, मतलब सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, और जब गर्मी होंगी तब तो इनका हाल ही बहुत बुरा होगा, कैसे रहते होंगे ये। तो इस मुकाबले से बस ये सोचते थे कि भाई थकावट की वजह से नींद आ जाती है। अब धीरे धीरे इनको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे इनकी नींद टूटती है, और बड़े गंदे तरीके से टूटती है, और इस बार ये सपना नहीं ले रहे थे। उसका कारण ये है कि जब इनकी नींद टूटती है, एक बड़ी ही अजीब सी आवाज़ से इनकी नींद टूटती है, जैसे कोई बहुत ऊंची हंसा है, और वो बेसिकली हंसी कह सकते हैं। किसी औरत की आवाज़ थी, और जैसे ही ये सुनते हैं तो इनके तो बस एक बार जैसे होश उड़ जाते हैं। कुछ समय के लिए इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद ये सपना देख रहे हैं, लेकिन फिर से जब इनको होशो आवाज़ में वो आवाज़ आती है तो फिर ये कन्फर्म हो जाता है कि ऊपर कोई है, कोई लड़की है, कोई औरत है, कुछ है ऊपर। ये जल्दी से सीढ़ी लगाते हैं, ऊपर की तरफ जाके आवाज़ मारना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती। अब ये सच में परेशान हो चुके थे। ये सोचते हैं कि मैं मकान मालिक से बात करूं कि ऊपर से मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन फिर से वही डर मन में कि भाई अगर उसने कह दिया कि मकान छोड़ दे तो मैं क्या करूंगा। अब ये इस चीज़ का हल निकालने में लगे थे कि भाई मैं क्या करूं, कैसे इस चीज़ से बचूं। फिर कुछ दिन बाद ये स्टोर में जाते हैं, क्योंकि इनकी नज़र एक बड़ी सी थाली पर थी, जिसको ये तब नहीं लेकर आए थे, और इन्होंने सोचा था कि मेरी ज़रूरत की नहीं है, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि शायद मेरी ज़रूरत की है, क्योंकि कुछ ये कोई भंडारा वगैरह शायद लगा था उस दिन, और काफ़ी ज़्यादा ये खाने का सामान ले आए थे, और उसको इन्होंने सेटल करना था। उसी की वजह से ये स्टोर में जाते हैं, और स्टोर में जाके वो थाली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और अचानक से ना इनका जो वो थाली है ना ऊपर से गिरती है, और नीचे उसके ना नीचे कुछ था, स्लैब जैसा था, जिसको कम से कम ये तब स्लैब समझ रहे थे, वो पूरी तरह से कवर था। लेकिन जब वो थाली गिरती है ना तो आवाज़ ऐसे नहीं आती जैसे कोई सीमेंटेड टर्फ पर कोई चीज़ गिरी है, ऐसा था कि जैसे कोई लक्कड़ की चीज़ पर चीज़ गिरी है। अब जब ये उसको पीछे करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक संदूक पड़ा था, और उस संदूक में किसी तरीके का कोई ताला नहीं था, जस्ट एक कुंडी लगी थी। इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई कुछ और सामान भी होगा। अब जब उस संदूक को खोलते हैं ना तो वहां पर कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब यूजुअल सी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ जो शायद इनके काम की हो सकती थी, और वो थी एक चाबी। वो चाबी पर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ था, कपड़ा बंधा हुआ था, और कुछ चावल के पुराने पुराने दाने लगे हुए थे। जब इन्होंने पकड़ा तो ना चलिए वो हिल जाने थे, गिर जाने थे, लेकिन ये एक ताले की ओर इशारा कर रही थी चाबी। क्योंकि जितनी बड़ी ये चाबी थी, इस घर में कम से कम इनकी एक ताले पर नजर गई थी, जो ताला इन्होंने उस कमरे के दरवाजे पर देखा था, जिसके बिल्कुल नीचे इनको वो अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो ताले की चाबी मिल गई, ये हुई ना बात। अब मैं जाके देखता हूँ कि दरअसल वहां पर कांड क्या होता है। ये जल्दी से वही फोल्डेबल सीढ़ी पकड़ते हैं, ऊपर से रखते हैं वहां पर, और उसको दोबारा ऊपर खींच लेते हैं, तो क्योंकि दूसरी जगह उन्हें जंप करनी थी नीचे की तरफ, और ये अपने आप को चोट नहीं लगाना चाहते थे। ये जल्दी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर फोल्डेबल सीढ़ी वहां पर लगाते हैं, नीचे उतरते हैं। अब ये उस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे, जिसके ताले की चाबी इनके हाथ में थी, और
शायद आज उस राज का भी पर्दाफाश होने वाला था कि आखिर यहाँ पर है क्या। अब ये ताले को खोलना शुरू करते हैं। जब ये ताले में चाबी को घुसाते हैं ना, कुछ समय के लिए इनको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं खोलना चाहिए। बड़ा अजीब सा महसूस होता है, मानो जैसे इनका खुद का मन इनको रोक रहा था कि नहीं ये गलत है। अब जैसे ही राजू उस दरवाजे को खोलता है, वो उस कमरे के माहौल को देखकर दंग रह जाता है। हालांकि उसको कमरे में ऐसी कोई भी प्रेजेंस महसूस नहीं हुई जिसको लेकर वो डर जाए, लेकिन जो वो फर्श पर देखता है वो तो डराने वाला था। फर्श पर बहुत बड़े बड़े नाखूनों के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे, और ये नाखूनों के निशान किसी भी जानवर के द्वारा किए ही नहीं जा सकते, खास तौर पर छोटे मोटे जानवर के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ये निशान थे ये काफी इंच गहरे निशान थे, बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे, जैसे मानो सच में उस छत को फाड़ कर नीचे कोई आना चाहती है, और कोई भी नीचे होगा उसका शिकार होना तो लाजमी है। राजू डर जाता है, उसको लगता है कि जरूर उस मकान में कुछ ना कुछ तो गलत है। हालांकि ये गलत इसके साथ तो नहीं हो रहा था, बस वो आवाज़ें, वो खौफनाक आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें या फिर ये नाखूनों की आवाज़ें, यही उसको परेशान कर रही थी। इसके अलावा कुछ भी ऐसा था नहीं जिससे परेशान हो रहा था राजू, बल्कि उसको सहूलतें मिल रही थी, ऐसा सामान मिल रहा था जो वो चाहता तो था उसके पास हो, लेकिन किसी वजह से उसके पास था नहीं। अब राजू ये समझता है कि मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए और इस दरवाजे को बंद करके आराम से नीचे चले जाना चाहिए, और इसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पर आखिर है क्या। आराम करना चाहिए बस, जब मैं अपने काम से थक कर आऊँ, और इन आवाज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ये तो इस चीज़ के बारे में सोच चुके थे, लेकिन क्या वो जो चीज़ वहाँ पर थी वो ये सोच रही थी? नहीं, क्योंकि जैसे ही ये अब दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, अचानक से इनके कंधे पर भार पड़ता है, ऐसे जैसे कोई इनके कंधे पर सवार हो चुका है। जैसे ही इनको ये महसूस होता है तो अचानक से ये झुक जाते हैं, कोई काफी भारी चीज। ये इधर उधर देखते हैं, डर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता जो नजर आ सके, बस फील किया जा सकता था। ये जल्दी से दरवाजे को बंद करते हैं, अब ताला लगाते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, जो ये फोल्डेबल सीढ़ी थी जिससे दीवार को फांदना था, वो सीढ़ियाँ इनसे बहुत मुश्किल से चढ़ी जा रही थी, जैसे मानो ये बहुत वजनी कोई चीज़ को अपने साथ ढो रहे हैं। जैसे तैसे करके ही उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, फोल्डेबल जो सीढ़ियाँ उसको साइड पे फिर रखते हैं, दूसरी सीढ़ियों से नीचे उतर के अब स्टोर में उस सीढ़ी को रखकर अपने कमरे में आ जाते हैं। आज इनकी तबीयत कुछ खराब थी। इन्होंने खाना, जैसे मैंने कहा कि वो लेकर आए थे खाना, जो भी भंडारे का खाना था उसको खाना शुरू करते हैं। वो खाना कम से कम 3 से 4 लोगों का था। लालच में ये काफ़ी खाना ले आए थे। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, खराब होने का कोई ऐसे सवाल नहीं था, लेकिन हैरानीजनक तौर पर वो उस सारे के सारे खाने को खा जाते हैं। इन्हें भी खुद नहीं पता लग रहा था कि ये इतना खाना कैसे खा गए। पेट अब एकदम भर चुका था और अचानक से कुछ समय बाद इनको वॉमिट आ जाती है। जितना इन्होंने खाया था वो सारे का सारा बाहर निकल जाता है। ये इतनी कमजोरी महसूस कर रहे थे कि ये पलंग पर गिरते हैं। कुछ समय तक तो इन्हें होश रहती है, लेकिन बाद में अपनी होश कब खो देते हैं इनको पता नहीं लगता। लेकिन एक बात थी, जितनी देर तक ये होश में रहे उतनी देर तक इनको आज आवाज नहीं आ रही थी नाखूनों के खुरचने की, मानो जैसे वो जो चीज थी अब वहां पर नहीं थी। तो फिर कहां पर थी? शायद ये इसको अनजाने में अपने साथ ले आए थे। अब सुबह जब उठते हैं तो इनको काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। एक तो जो खाना इन्होंने पहले खाया था, फिर उसको उगलना पड़ा, वोमिट की उन्होंने, कमजोरी थी, और काम तो इनका मिस्त्री मजदूरी का था। जैसे तैसे ये तैयार होके, इनका शरीर काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहा था, कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन अब आप ही पेट का सवाल था। ये जाते हैं काम पे, और आज इनकी एनर्जी का लेवल ही बहुत कम था। जो ठेकेदार था वो भी इनको कहता रहे, क्या हुआ, ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो चले जा घर भाई। ऐसा ना हो कि अब बीमार हो के काम कर ले तो 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़े, तेरे लिए भी सही नहीं होगा और हमारे लिए भी सही नहीं होगा। ये कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत का तो कुछ नहीं है, बस मैं कल खाना खाया था और अचानक से मुझे वोमिट आ गई और उसके बाद थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। तो
ठेकेदार कहते हैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ भाई, जा रेस्ट कर। अब ठेकेदार की बात मानकर ये रेस्ट करते हैं, और मेन चीज जो थी इनके कंधे की, आज सारे दिन इनको भूख नहीं लगी। ये शुद्ध शाकाहारी थे, बिल्कुल भी मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन जब ये वापस आ रहे थे रास्ते में, तो जो भी नॉन वेज की शॉप्स थी इनको देखकर इनका मन ललचा रहा था। ये काफी इनको अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी ये किसी तरीके से अपने आप को रोकते हुए आ जाते हैं। अब जब ये रात के समय में खाना खाते हैं तो फिर से इनको वॉमिट हो जाती है। अब तो इनकी हालत बहुत पतली हो चुकी थी, ये बहुत कमजोर हो चुके थे। ऊपर से 24 घंटे की जो कंधे की दर्द थी वो तो इनसे सही नहीं जा रही थी। जैसे तैसे ये रात गुजारते हैं। अब जब सुबह उठते हैं इनकी हालत और पतली हो चुकी थी, लेकिन ये जाना चाहते थे काम पर। अब जब ये शीशे में एक अपने आप को देखते हैं ना, बड़े गौर से देखना शुरू करते हैं, बिल्कुल हल्की हल्की, बिल्कुल गौर से देखने पर नजर आने जैसी कुछ इनको परछाई नजर आ रही थी। कंधे इनके झुके हुए थे कि जैसे इनके कंधे पर कोई बैठा, लेकिन बहुत हल्की हल्की थी और बेयरली विजिबल थी। यानी कि यहाँ से कुछ बिल्कुल हल्का सा धुआं जैसा नजर आया, यहाँ से बिल्कुल नहीं। इनको लगता है कि मैं शीशे को साफ करूं, शीशे को साफ भी करते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर ये घर से बाहर निकलते हैं और फिर काम करने लग पड़ते हैं। दोपहर तक जब सारे मजदूर खाना खा रहे थे, ये खाना नहीं खा रहे थे, लेकर भी नहीं आए थे। तो ठेकेदार कहता है कि क्यों भाई, खाना क्यों नहीं खा रहा? तो ये कहते हैं नहीं, मेरा ना 2 दिन से मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मुझे वॉमिट हो रही है और अब तो पता नहीं इस खाने की तरफ देखने का दिल भी नहीं कर रहा। अब इन द मीन टाइम ठेकेदार कहता है अरे भाई, तू अब नॉन वेज खाता नहीं है तो मैं तुझे अपना दे देता, मैं तो आज नॉन वेज ही लेकर आया था। खैर मैं तेरे लिए खाना मंगवा देता हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं खाना दिल ही नहीं कर रहा खाने का। तो ठेकेदार कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तू डॉक्टर को दिखा, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा? खैर कहते हैं चलो मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं तेरा देखता हूँ। टाइम निकाल के हम दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब वो ठेकेदार खाना खा रहा था ना नॉन वेज, तो इनका पहली बार देखकर, जैसे शॉप्स में तो चलो नॉनवेज कच्चा मांस लगा होगा ठीक है, लेकिन इनका उस मांस को देखकर मन ललचा रहा था। ये ऐसे देख रहे थे कि बस इनको एक बार मौका मिल जाए और ये टूट पड़े। ये बात ठेकेदार भी नोटिस कर लेता है और इनसे पूछता है कि भाई क्या हो गया, कैसे देख रहा है इसको, खाना है क्या? तू तो खाता नहीं, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, मैं तो वैसे ही। अरे बता, खाना तो खा ले। लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो वैसे ही देख रहा था। खैर अब जब वो खाना वगैरह खा लेता है, डॉक्टर के पास लेकर इनको जाता है ठेकेदार। डॉक्टर कहता है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब कोई जैसे होता है ना पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ बस एक चीज़ है कि बीपी थोड़ा सा इनका शायद लो लग रहा है मुझे, आप इनको अगर करा सकते हैं तो 1-2 दिन रेस्ट करा दीजिए। अब जब ये ठेकेदार सुनता है, और जैसे मैंने कहा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि बहुत जल्दी काम करते थे, दो दो आदमियों के एक साथ काम कर लेते थे, और ठेकेदार को भी ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो जल्दी से जल्दी काम खत्म करें। तो ठेकेदार कहता है कि तू भाई कोई बात नहीं, चिंता मत कर, पैसों की चिंता मत कर, वो नहीं कटेंगे, तू रेस्ट कर ले, 2 दिन तू मत आ, तीसरे दिन आना, फिर देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेना। अब ना ये जब जा रहे थे तो इनको भूख तो वैसे नहीं लग रही थी, लेकिन जब ये फिर से उन मांस की दुकानों को देखते हैं तो इनको ना अजीब से तरीके की क्रेविंग होने लग पड़ती है, जो होना बिल्कुल लाजमी नहीं था, क्योंकि मांस तो ये खाते नहीं थे। लेकिन अब क्या होता है कि ये ना जाने क्यों नॉन वेज लेते हैं, घर में आते हैं और ऐसे खाते हैं जैसे कोई जानवर खा रहा होता है। अब इनको बिल्कुल भी उल्टी नहीं आई, अब इनका पेट भी भर गया, ये पहले से अच्छा महसूस कर रहे थे। सुबह उठते हैं, सुबह उठ के बिल्कुल इनको ठीक महसूस हो रहा था, पहले से ठीक महसूस हो रहा था, हालांकि छुट्टी थी। लेकिन जब ये शीशे पे देखते हैं अपने आप को, खुद को, तो वो जो चीज़ थी अब वो कुछ ज़्यादा नजर आने लग पड़ी थी। मानो जैसे जैसे वो मांस खाएगी वैसे वैसे वो ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएगी और ये उतने कमज़ोर होते जाएंगे। घर में कुछ फल वगैरह पड़े थे जो इनको इनके ठेकेदार ने रास्ते में दिए थे कि फल वगैरह खा जाना आते हुए। तो ये फल खाते हैं तो कुछ देर बाद इनको फिर वॉमिट हो जाती है। कल का कुछ मांस पड़ा हुआ था, ये उसको खाते हैं, उसके बाद इनको बिल्कुल वॉमिट नहीं होती। अब ये बात धीरे धीरे समझ इनको आने लग पड़ी थी कि मुझे वॉमिट क्यों आ रही है। जब भी मैं कोई वेज चीज़ खाता हूँ तब मुझे वॉमिट आ जाती है, और जब भी मैं कोई नॉन वेज चीज़ खाता हूँ मुझे बिल्कुल वॉमिट नहीं आती। ये डर रहे थे, ये डर के मारे कांपे जा रहे थे। इनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हुआ है। अब ये इस बात को कंफर्म करने के लिए मकान मालिक को फ़ोन करते हैं। मकान मालिक से पूछते हैं कि वो ना आपसे कुछ पूछना था।
ये कहते हैं हाँ पूछो। ये जो ऊपर वाली इमारत है, इस पे छत नहीं है। तो ये कहता है हाँ हाँ, बस वो वैसे नहीं बनाई। कुछ बताओगे इसके बारे में? तो मकान मालिक पूछता है क्या पूछना चाहते हो, सच सच बताओ, खुल के बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो कहता है कि दरअसल ना आपसे कुछ बात करनी थी मैंने। मुझे ना रात को यहाँ पर छत पर ना बड़ी आवाजें आती थी, जैसे कोई नाखूनों से खरोच रहा है ऐसे ऐसे। तो मकान मालिक कहता है अरे कोई होगा छोटा मोटा जानवर। नहीं नहीं, पहले बात तो सुनो मेरी। हाँ बोलो। वो मैंने ना जब स्टोर में ना एक संदूक में चाबी पड़ी थी और मुझे लगा ये उसी ताले की, और मैंने जब देखा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ ना मेरे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। अब सामने से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे मानो कोई उसको सांप सूंघ गया हो मालिक को। ये हेलो, हेलो साहब, हेलो। अरे तुझे किसने कहा था जाने के लिए? पता है तूने क्या मोल ले लिया है? मैं समझा नहीं। अरे मेरे भाई, किसने कहा था तुझे इतनी तांग झांक करने के लिए? मुझसे पूछ लेता। आप तो अभी भी गलती बता रहे हो। आपने तो अभी भी बात को पलटने की कोशिश की क्योंकि जानवर होगा। ये कहते हैं अभी आया मैं तेरे पास। कुछ समय बाद मालिक इनके यानी कि अपने घर पे आ जाते हैं और इनको देखकर कहते हैं राजू, तू तो गया, तू तो गया भाई, बच ले अगर बच सकता तो। जब राजू ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, थर थर कांपने लग पड़ता है, क्योंकि जब सामने ही कोई जवाब दे दे तो बंदा क्या करे। अब राजू हाथ जोड़ के कहता है कि साहब बताओ तो सही हुआ क्या। फिर उनके साहब बताते हैं तुझे पता है ये इमारत क्यों क्यों ऐसी पड़ी है? बताओ। और तुझे पता है मैंने घर को क्यों छोड़ा था? ऐसा नहीं है कि मैंने घर डर कर छोड़ा है। यहाँ पर मेरी पत्नी की मौत हुई थी और उसी पिशाचिनी ने मौत की थी, उसी पिशाचिनी ने मारा था जो आज तुझ पर सवार है। जैसे ही ये पिशाचिनी का नाम सुनते हैं तो इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि भाई क्या क्या हो गया, मैंने क्या मोल ले लिया। फिर बताते हैं कि क्या मोल ले लिया इन्होंने, कौन सी बला गले में डाल ली इन्होंने। वो कहते हैं कि यहाँ पर जब ये ऊपरली इमारत बन रही थी ना, तो ऐसे ही पता नहीं कौन कभी तो ऐसे ही पता नहीं मेरी पत्नी को ये आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई। और जब वो उस कमरे में, मनहूस कमरे में गई, तो उसके बाद ऐसे ही उसके कंधे झुकने शुरू हो चुके थे। उसको भूख नहीं लगती थी, सिर्फ वो मांस खाती थी जो हम कभी खाया नहीं था हमने। जब मैंने तांत्रिकों से दिखाया, पंडितों से दिखाया, सबने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी पिशाचनी है जो कभी कभी बस जैसे एक परछाई जैसी होती है ना, अगर उसको कोई इलाका घर पसंद आए तो वहां पर वास कर लेती है, और उसको सिर्फ और सिर्फ मांस पसंद है और वो भूखी नहीं रह सकती। और जिस भी आदमी या औरत पर वो सवार होती है वो कुछ ही दिनों का मेहमान होता है। और ऐसा हुआ भी। मैंने बहुत यत्न किया लेकिन मेरी पत्नी बच नहीं सकी। और उसके बाद फिर हमने किसी तांत्रिक की मदद से, जैसे पत्नी की से वो आज़ाद हुई, तो फिर नेचुरली बात है कि घर पे मैं ही था, मेरे बच्चे ही थे। उस कमरे में चाहे छत ऊपर नहीं थी लेकिन बांध दिया गया, कील दिया गया। और वो ताला, वो चाबी उसी मंत्रों से अभिमंत्रित थी जिसको तूने खोल दिया। मुझे तुझे शायद बता देना चाहिए था। मुझे कोई रेंट का लालच नहीं, मैंने तो तेरे पर तरस खाया था कि भाई इतनी दूर से मेरे गांव का है, लेकिन मैंने भी गलती कर दी। अब तो अपनी जान बचा राजू। राजू रोने लग पड़ता है। मैं कैसे बचाऊं, मैं कैसे भैया साहब मैं कैसे बचाऊं, मुझे बताओ मैं कहाँ पर जाऊं? अगर आपको कोई तांत्रिक आपकी पत्नी को बचा सका, मुझे कैसे बचाएगा? वो कहते हैं कि बस ये वो चीज है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये कह के वो चले जाता है और कहते जाते कहता है कि भाई जितने दिन तेरे है तू रहना, अपने घर पे बता ले, हो सकता है तो घर पे चले जा, घर वालों के साथ समय व्यतीत कर, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कोई हल है, और शायद था भी नहीं। राजू अब डर चुका था। धीरे धीरे वो ना चाहते हुए भी मांस खाता था, क्योंकि वो नहीं खा रहा था, वो पिशाचिनी खा रही थी। और अब वो पिशाचिनी उसको स्पष्ट तौर पर अपने कंधों पर बैठी हुई दिखाई देती थी। वही रूप जो उसने सपने में देखा था, हूबहू वही रूप, डरावना, बेहद भद्दा। और दिन ब दिन उसके कंधे ऐसे झुकते जा रहे थे जैसे मानो 70 साल का, 80 साल का बुजुर्ग हो। ये बात उसका ठेकेदार भी नोटिस करता है और उसको कहता है कि भाई अभी फिलहाल के लिए तो मुझे लगता नहीं तू काम कर पाएगा, तो तू अपने आप को तंदुरुस्त कर, उसके बाद हम देखेंगे। यानी कि इनके काम से भी छुट्टी हो चुकी थी। ऊपर से इन्होंने तांत्रिकों के पास जाना शुरू किया। पहले तो जो तांत्रिक थे हवाबाजी में
अरे हम देख लेंगे क्या है। लेकिन जैसे ही वो मंत्र पढ़ते और उनको सामने उसके कंधे पर बैठी हुई वो पिशाचनी नजर आती तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती, क्योंकि वो एक बड़ी ही शक्तिशाली पिशाचनी थी। एक तांत्रिक, दो तांत्रिक, कई तांत्रिकों के पास गए, लेकिन किसी से भी इनका हल हो ही नहीं सका। अब इनकी जो बची कुची कमाई थी वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाने में या उस पिशाचनी को मांस खिलाने में जा रही थी। ये हद से ज्यादा परेशान हो चुके थे। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। क्या घर वापस चला जाऊं? अगर घर वापस गया तो वहां पर तो कुछ नहीं होगा। क्या क्या गांव में तो आपको पता है झोला झाप होते हैं, ये जो ओझा होते हैं क्या कर लेंगे। अगर इतने बड़े बड़े तांत्रिक ये नहीं कर सके तो फिर ये मेरे छोटे से गांव में क्या होगा मेरा? यही हल होगा। या तो मैं यहाँ सही सलामत रहूंगा या तो फिर मेरी लाश ही गांव वापस जाएगी। अब कुछ लोगों से इन्होंने, जितने भी मित्र वगैरह थे, हल्की फुल्की बात की। फिर इन्हें एक पंडित जी के बारे में पता लगता है। अब वो पंडित जी थे तो बड़े छोटे से मंदिर के पंडित। देख के कोई कहेगा कि शायद पंडित जी का गुजारा कैसे होता होगा। लेकिन जब इन्होंने पंडित जी से बात की सारी और पंडित जी ने ध्यान लगाया, पंडित जी को साफ स्पष्ट तौर पर नजर आई। पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, करेंगे। आज शाम हो चुकी है, शाम के समय में हवन नहीं करेंगे। ऐसा कर, सुबह आना, सुबह में हवन करेंगे और ये जो बला है देखते हैं कितनी जो शक्तिशाली बला है, कर देंगे हल। तू ऐसा कर बेटा, भूख लगी है ना? तो कहते हैं हाँ जी भूख तो लगी है, लेकिन मैं खा नहीं सकता यहाँ पर कुछ। क्यों? ये सिर्फ मांस खाती है पंडित जी। मैंने जिंदगी में मांस को मुंह तक नहीं लगाया, लेकिन अब मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है। उसका सारा भोग ये ले जाती है, मेरे शरीर में कुछ नहीं बचता। पंडित जी कहते हैं ये फल खा। ये कहते हैं नहीं पंडित जी, मैं वॉमिट कर दूंगा। पंडित जी कहते हैं बेटा मैंने कह दिया ना, खा। अब ये फल खाना शुरू करते हैं। एक खाते हैं, दो खाते हैं, इनको भूख तो लगी थी और फल जब खा लेते हैं तो किसी भी तरीके की वॉमिट नहीं होती। ये बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ये 2-3 घंटे बैठे रहते हैं इसी आस में कि शायद अगर वॉमिट हो जाए तो पंडित जी को दिखाऊंगा, लेकिन बिल्कुल ठीक थे। पंडित जी भी इनसे बातें करते हैं कि अरे ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पता नहीं तांत्रिकों ने क्यों नहीं कुछ किया। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये है सब सब कुछ। ये मतलब बहुत ज़्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंट थे पंडित जी। शायद इनको उतना होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो कल इनके साथ होने वाला था वो ज़्यादा खतरनाक था। अब जब रात का समय हो जाता है तो फिर ये कहते हैं कि जो पंडित जी इजाज़त दीजिए और कल मुझे सामान का कुछ बता देते। पंडित जी कहते हैं सामान की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा, तो बस खुद आ जाना कल। अब रात के समय में ये जब घर जाते हैं तो कुछ समय बाद इनको फिर से वॉमिट हो जाती है और ना चाहते हुए भी फिर से इनको मांस खाना पड़ता है। लेकिन आज इनके शरीर पर दबाव कुछ ज़्यादा ही था, मानो जैसे उस पंडित जी ने इस पिशाचनी को नाराज कर दिया था, बहुत ज़्यादा नाराज। और ये सारी नाराजगी, सारा गुस्सा राजू पर उतर आता है। राजू आज सारी रात रोते रोते गुजारता है, मानो उसके कंधों पर कोई चाकू गोदे जा रहा है बार बार, और ये कुछ नहीं कर पा रहे। अब सुबह होती है। सुबह ये पंडित जी के पास जाते हैं, रात का सारा किस्सा बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर। अभी ये पंडित जी हवन करना शुरू करते हैं। शुरू शुरू में इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कंधों से बाहर हल्का हो रहा है बाहर। लेकिन कुछ समय बाद कुछ अजीब होने लग पड़ता है। पंडित जी के कंधे झुकने लग पड़ते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, अब वो कराने लग पड़ते हैं। इनके कंधों से भार बिल्कुल हल्का हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि पंडित जी अपने आप को हवन कुंड में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और ये उठकर उनको बचाते हैं। लेकिन पंडित जी इशारा करते हैं अपनी जगह पर बैठो। कुछ समय बाद मंत्रोच्चारण करते 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 पंडित जी अपने आप को सही करते हैं, लेकिन फिर से वो जो भार है अब उनके कंधे पर आ जाता है। अब अचानक से पंडित जी उठते हैं बड़े गुस्से से और साथ में जो जल की गागर पड़ी थी उससे हवन कुंड में डाल देते हैं, यानी कि हवन कुंड को अशुद्ध कर देते हैं। और गुस्से में कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा मुझसे। जैसे ही ये सुनते हैं राजू, इनकी तो सारी उम्मीद टूट जाती है। ये पंडित जी ही इनकी आखिरी उम्मीद थी। अब क्या करें? मौत
सामने नाचती हुई दिखाई दे रही थी। पंडित जी का निराशा से भरा हुआ चेहरा साफ तौर पर इनको दिखाई दे रहा था। और अपनी मौत भी, क्योंकि शायद यही आखिरी सहारा थे। इसके बाद तो खेल खत्म होने वाला था। अब ये पंडित जी के पांव पड़ जाते हैं। पंडित जी, आपने तो कहा था मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। पंडित जी कहते नहीं, मैंने तो कुछ सोचा था, ये नहीं है, ये मेरे मेरे बस का खेल नहीं है। तो ये कहते हैं पंडित जी क्या करूं, क्या करूं, बताओ, कुछ तो करना, कुछ तो करो ना, कुछ तो करो पंडित जी। पंडित जी कहते हैं बस मैं एक बात कर सकता हूँ, तू अपने घर जा, अपने बचे कुछ दिन अपने घर पे बिता। हाँ, एक तू कल आना, तुझे शाम के समय में एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। उससे क्या होगा, तेरी मौत थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब जितनी ये जब ये बात सुनते हैं तो ये तो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं कि भाई बंदे की मौत के बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक थे, अच्छे मतलब मजदूरों का शरीर आपको पता है कैसा होता है। बड़े ही होपलेस होके, ना उम्मीद होकर ये अपने घर जाते हैं। लेकिन आज एक बात कुछ अजीब होती है। ये होता है कि इनके कंधों पर भार थोड़ा सा हल्का था। इन्होंने वेज खाने की कोशिश की, ये भी इनको बच गया। शायद उस पिशाचनी ने सोचा होगा कि इसके जो बचे कुछ दिन है, थोड़ा सा इसको मैं सहूलत दे दूं। अब शाम का समय होता है अगले दिन, और ये पंडित जी के पास जाते हैं बिल्कुल नाउम्मीदी में। पंडित जी मानो जैसे इनका ही इंतजार कर रहे थे, और ये कहते हैं पंडित जी बताओ, क्या मुझे आप वो मंत्र वगैरह दे रहे थे जिससे मेरी मौत थोड़ी सी आसान हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं हाँ, एक ना छोटा सा बस जंगल में जाना पड़ेगा, जो कि कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जंगल थे। वहां पर ना एक जड़ी बूटी होती है, मैं सुबह से ढूंढ रहा था बेटा, मुझे मिली नहीं। तो फिर अब चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलेगा? ये कहते हैं पंडित जी आप खुद जाके ले आओ ना। पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं, तू साथ में मेरे चलना। अब अकेला जंगल में भाई डर लगता है, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, तू कुछ होगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। तो ये कहते हैं पंडित जी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो पहले से ही निराश हूँ। अरे वो तुझे ऐसे नहीं मरने देगी, तू उसका शिकार है, कम से कम वो अगर कोई जानवर आ गया तो उसका शिकार वो कर लेगी, उसको वैसे भी मांस तो पसंद है ही। अब ये कहते हैं ठीक है। अब ये दोनों बाइक पर बैठते हैं, पंडित जी की जंगल की तरफ जाना शुरू करते हैं। ये बढ़े जा रहे थे जंगल की ओर, घने जंगल की ओर। रात का अंधेरा हो चुका था, और एक पॉइंट पर आकर इनको दूर से एक आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। ये पूछते हैं कि पंडित जी ये कौन है? कहते होगा कोई कोई बंजारा होगा, जंगल में बैठा होगा, इसी के आसपास ही कोई जड़ी बूटी है, हमने लेने जाना। लेकिन जब वो उस आग के पास पहुंचते हैं तो ये देखकर सन के सन रह जाते हैं। वहां पर कोई बंजारा नहीं था, वहां पर साक्षात एक अघोरी बैठा हुआ था, जो इनका इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही ये देखते हैं उस घोड़ी को, उल्टे पांव भागने को होते हैं। ये नहीं, इन पर बैठी पिशाचनी इनको भगा रही थी, लेकिन अघोरी थे। एक मंत्र मारते हैं और ये खिंचे चले आते हैं। गुस्से में कहते हैं बैठ, बैठ यहाँ पे। अब वो बस बैठते हैं। पंडित जी हंस रहे थे, अघोरी हंस रहे थे। अब जैसे जैसे ये मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे, ये तिल मिलाते जा रहे थे। अब पहले तो सिर्फ इनकी आवाज आ रही थी, बाद में उस पिशाचनी की आवाज भी आ रही थी। घोड़ी कहती है मुझसे नहीं बच पाएगी तू, तुझे क्या लगा था इतनी जल्दी तुझे हम जाने देंगे? ये सब की सब एक चाल थी। कौन सी चाल? पंडित जी को दरअसल पहले ही पता लग चुका था, जब उन्होंने देखा था कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं छूटेगी। एक नहीं, जितने मर्जी मैं हवन यज्ञ कर दूंगा, नहीं छूटेगी। लेकिन अगर इसको पता लग गया कि इसका सामना अघोरी से होगा तो ये पहुंचने नहीं देगी। तो पंडित जी ने एक भ्रम रचा था। भ्रम किस चीज का? हवन का। उन्होंने जानबूझकर हवन किया, उसमें बाधा आनी लाजमी थी, जिससे उस पिशाचिनी को विश्वास हो चुका था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए उस रात राजू बड़ी सुकून की नींद सोआ, क्योंकि अब पिशाचिनी ने ढील दे दी थी। और जब ये दोबारा पंडित जी के पास गए तो पिशाचिनी को था कि ठीक है, जो ये करना चाहेगा कर लेगा, मौत तो आनी है, थोड़ी सी आसान मौत मिल जाएगी, मुझे क्या लेना देना। फिर जब जंगल की बात हुई तो शायद पिशाचिनी सोचती, लेकिन जब इन्होंने कहा कि जानवर का शिकार, तो वो ललचा गई कि जंगल में जानवर मिलेगा, इसलिए वो उनके साथ यानी कि जाने दिया राजू को। और जब अघोरी से सामना हुआ तो पिशाचिनी बस अब
तकरीबन तकरीबन 3 से 4 घंटे वो सारी प्रक्रिया चली। और कुछ समय बाद जब आखिरी आहुति देते हैं अघोरी, वो हवन कुंड की आग फड़फड़ाती है, एकदम विकराल रूप लेती है। इनकी एक ऊंची चीख और उसके बाद एक पिशाचनी की चीख निकलती है। इनके कंधों से धुआं निकलता है और वो अघोरी के पास जाके विलुप्त हो जाता है। पंडित जी और अघोरी ने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो चुका था। अब ये बेहोश हो चुके थे। जब इनको होश आती है तो ये जंगल में ही थे। वहां पर अघोरी बैठा इनकी तरफ देख रहा था, पंडित जी बैठे इनकी तरफ देख रहे थे। पंडित जी को देख कर ही कहते हैं, मैं बच गया। पंडित जी इसके कहते हैं, चिंता मत कर, अब तेरी मौत भगवान ने जब देनी होगी देगी, लेकिन ये पिशाचनी तेरी मौत नहीं करेगी, क्योंकि अब ये अघोरी बाबा के पास है। अब ये अघोरी बाबा के सामने हाथ जोड़ते हैं कि आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन अघोरी बाबा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिशाचनी है बहुत खतरनाक पिशाचनी है। ऐसी पिशाचनियां खुले में नहीं रह सकती, ये लोगों के साथ गलत करती हैं। इसलिए बहुत जरूरी था इस पिशाचनी को कैद करना, ये हमारी भी जरूरत थी। इसी पिशाचनी से मैं शक्ति और प्राप्त करूंगा और इसको इतना कमजोर करूंगा कि कल को मेरे ना रहने के बाद जब ये मुझसे छूटेगी तो इस लायक नहीं रहेगी। कई सदियां इसको लग जाएंगी दोबारा से शक्ति प्राप्त करते हो, तब फिर कोई और घोरी इसको पकड़ लेगा। तो ये हमारी जरूरत भी थी। जब मुझे पंडित जी ने सारी बात बताई तो मैं समझ गया था कि ये किसी के बस का खेल नहीं है, इसको मैं ही पकड़ूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इसको जंगल में यहाँ पर लेकर आना। और पंडित जी कामयाब हुए, तुम्हारी जान बच गई। अब ये दक्षिणा की बात करते हैं और कहते हैं यही दक्षिणा है बेटा मेरी, जो ये पिशाचनी आ गई। ये बहुत खतरनाक पिशाचनी होती है, इतनी जल्दी काबू नहीं आती। अब ये शुक्रिया करते हैं पंडित जी का, शुक्रिया करते हैं गौरी बाबा का, प्रणाम करते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं और चल पड़ते हैं दोबारा से बाहर। मंदिर आते हैं, मंदिर में भगवान को देखकर माथा टेकते हैं। कुछ दक्षिणा वगैरह जितनी भी समर्था थी पंडित जी को देते हैं। पंडित जी मना करते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं और कहते हैं कि नहीं पंडित जी, ये समझ लिया, आप अगर नहीं लेना चाहते तो ये दान पुण्य के काम आ जाए, मंदिर में लोगों के काम आ जाए। और उसके बाद फिर ये अपने घर पहुंचते हैं। आज ये बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहे थे, मानो जैसे कोई किसी भी तरीके का कोई इनको बोझ नहीं है। भूख भी लग रही थी, दबा के खाते हैं वेज। बाद में ये मालिक को फोन करके बुलाते हैं और साहब को सारी बात बताते हैं। साहब की आंखों में आंसू थे कि चलो तुम बच गए, शायद ऐसे पंडित जी मुझे पहले मिल जाते तो मेरी पत्नी भी बच जाती, लेकिन चलो कोई तो बचा। खुश थे कि इनके घर पे जो इतना मनहूस साया था वो भी अब जा चुका है। और जब ठेकेदार को बात तो नहीं पूरी बताते, लेकिन जब उनके सामने बिल्कुल इनका शरीर तरोताजा, बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर था, और ठेकेदार भी खुश हो जाता है कि चलो भाई अब काम कर रहे हैं, आज भी इस सूरत में ही काम कर रहे हैं। मकान नहीं इन्होंने बदला। ये कहते हैं कि इस मकान से अब लगाव सा हो चुका है और अच्छा इनकी इनकम भी अच्छी है। और कहीं ना कहीं जो इनके साहब हैं, इनका कुछ अपना साइड बिजनेस, उसमें इनका साथ लेते हैं और उसकी भी इनको इनकम आ जाती है। और कभी उसके बाद इनको वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी। लेकिन आज जब भी ये सोचते हैं कि कभी एक पिशाचनी थी जो लगभग लगभग मुझे मार ही चुकी थी, अगर वो पंडित जी, कितना उस पंडित जी ने, उन पंडित जी ने सोचा इनके बारे में कि कोई और होता तो कहता भाई मुझे अकेले न देता, मरता तो मरे। लेकिन उन्होंने कितना बड़ा जाल बिछाया उस पिशाचनी को काबू करने के लिए, और कुछ भी नहीं लिया। नहीं तो शायद इनकी जान भी न बचती और ये तांत्रिकों के फंस जाते और पैसा भी जाता और आखिर में जिंदगी भी। ये था किस्सा राजू का। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर देना। इसी के साथ ही आज का एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जो मेंबरशिप है 11 एपिसोड्स हो चुके हैं। 1-2 दिन में जल्दी नया एपिसोड भी आएगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो रिसेंटली आया है पंजाब का एक ऐसा खूनी कुआं, शायद वो आज भी आए वहाँ पे। और क्या आज भी उस कुएं की वो चुड़ैल और वो एक खौफनाक जंगल है जहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ मिल जाती हैं। ये तो आपको मेंबरशिप ओनली में पता लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको
और भी किस्से सुनने को मिलेंगे, जो कि ये जो रेगुलर हमारा प्ले लिस्ट है इसमें नहीं आते, वो आते हैं सिर्फ मेंबरशिप ओनली में, चाहे वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या वो मुर्दों की ट्रेन हो, या हो जंगल ऐसे भूतों की बारात का, या फिर एक ऐसा फार्म हाउस जहाँ की पिशाचनी तरस रही है बलि के लिए, या फिर ऐसा मंगेतर जो अपने ही मंगेतर को परेशान कर रहा है क्योंकि अब वो मंगेतर इंसानी तौर पर नहीं प्रेत के तौर पर है, या फिर एक ऐसा सफर जो आज तक पूरा नहीं हुआ उस लड़की का। सफर तो छोटा है, दिल्ली से अंबाला तक का, लेकिन पिछले कई सालों में वो अपना सफर पूरा कर नहीं पाई क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सफर अपना पूरा करना चाहती है, अपने घर वापस जाना चाहती है। क्या कोई ऐसा टैक्सी ड्राइवर है जो इस सफर को पूरा कराएगा? ये सारे किस्से और भी कई किस्से हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे मेंबरशिप ओनली में। और थोड़ा सा अभी हेल्थ इशू फिर हो गया सर्वाइकल वगैरह का, तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन लगे, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। आज का कमेंट का सेक्शन नहीं मैं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये भी बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही काम चल रहा है। 9:17 हो चुके हैं और इसके बाद अभी एडिट करना है और फिर अपलोड करना है। अब कल का भी एपिसोड, अभी स्टोरीज तो रेडी हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से नरेट किया जा रहा है। खैर, आपका सबका प्यार है, आप सबकी सपोर्ट है, उसी की वजह से ये काम बन पा रहा है, नहीं तो भाई कैसे हो पाता। लेकिन इससे पहले आज का मैं किस्सा ख़त्म करूं, मैं एक शाउट आउट जरूर दूंगा क्योंकि देखिए, चैनल को ग्रो करने के लिए पैसों की तो सख्त ज़रूरत होती है, और हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने भी हमें सुपर चैट किया है, और सुपर चैट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है शुरू। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर चैट के ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है, इसमें शायद 10 रुपये का भी सुपर चैट हो सकता है, जितना मर्जी आप कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे भाई हैं उन्होंने एक सुपर चैट की है, तो प्लीज़ मैं उनका नाम तो लेना नहीं भूल सकता। तो ये हैं अपने भाई, एक मिनट मैं खोल लेता हूँ भाई क्योंकि आज प्रेपरेशन ही ना की थी। हाँ, तो ये अपने प्रोफेसर प्रोफ एक्स लोन वॉल्फ जी हैं, मेंबरशिप भी इन्होंने ली है, और इन्होंने $2 की यानी कि लगभग लगभग 180 रुपये की सुपर चैट दिया। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ मैंने आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे फिर मुझे याद नहीं रहता, तो आप अपना नाम जरूर लिख देना। और जाने से पहले जो हमारे नए मेंबर्स ऐड हुए हैं मेंबरशिप में, उनका भी नाम मैं ले लेता हूँ, सिर्फ नए, पुराने के तो मैंने ले लिया, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर किसी का नाम मैं नहीं लेता क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो ये अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, नवनीत आर्यन जी ने किया है, अलीशा अग्रवाल जी, अमृत सिंह जी, रितिका राय जी, राज बसरानी जी, राहुल शर्मा जी, किलबिल सिंह जी, उर्वेश कपूर जी, मीत हरियाणा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेंबरशिप का एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे, और आप जो ये नॉर्मल फीड है यानी कि नॉर्मल वीडियोस, इसमें भी आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं ताकि हम दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी लगे कि सच में कुछ अच्छा हो रहा है। और सुपर चैट भी आप कर सकते हैं एज पर योर विश। और ये सारा जैसे मैंने कहा, जो मेंबरशिप है और जो ये सुपर चैट्स या अदर देन जो मेन रेवेन्यू इनकम होगी यूट्यूब की, ये सब कुछ सुधारने के काम में आएगा। मतलब क्या है, ये छोटी सी अमाउंट है लेकिन आप सबके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से बहुत बड़ी हो सकती है। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नई मेंबरशिप की है, जो हर रोज लाइक करते हैं, हर रोज देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्रिटिकल कमेंट सारे करते हैं, आप सबका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।